बिहार के बेगूसराय में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट और गोलीकांड को अंजाम दिया गया। इसका वीडियो सामने आ चुका है। 4 अपराधी लूट के इरादे से अंदर दाखिल होते हैं। दुकानदार ने 2 बदमाश को गोली भी मारी है। 2 अपराधियों ने 30 से 35 लाख की ज्वेलरी लूट ली है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच में जुटी है। घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो जो दुकानदार रहे उन्होंने गोली मारी, बदमाश घायल हुए। और देखिए, लोग बैठे हुए थे जब ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए बदमाश, तो लोगों में अफरा तफरी मची, लोग भाग खड़े होते हैं। और ये देखिए, ये बदमाश आते हैं और बंदूक की नोक पर इस तरह लूटपाट को अंजाम देते हैं। ज्वेलरी लूटी जा रही है। आप देख रहे हैं, एक दुकान से एक ज्वेलरी शॉप था ये, जहां पर बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में जहां पर लूटपाट की गई। और इस लूटकांड को अंजाम देने के बाद जब भाग रहे थे तो दुकानदार गोली चलाते हैं। ये देखिए, गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं, ये वो बदमाश है। आपको हम आइए बिग वॉल के जरिए ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस तस्वीर पर देखिए, ये अंदर की तस्वीर है और ये बाहर की तस्वीर है दुकान की। ये ज्वेलरी शॉप है और देखिए, लोगों को पहले साइड किया गया। ये बदमाश आता है और इसके हाथ में बंदूक है और उसके बाद ये ज्वेलरी शॉप के इस तरफ आ जाता है ताकि सारी ज्वेलरी लूटी जा सके। ये देखिए, गोल घेरे में देख रहे हैं, ये वो बदमाश है जो कैप पहना हुआ है और लोगों को इधर आ जाता है। लोगों में एक तरह से दहशत आ गई, लोग एक तरफ साइड हो जाते हैं और फिर ये लूट को अंजाम देता है। ये देखिए, ये कैसे लूट रहा है, ज्वेलरी आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद भाग खड़ा होता है। ये तस्वीर है और इसके अलावा आपको बाहर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां अफरा तफरी का आलम है। ये लोगों की तस्वीर, और फिर उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। तो ये तस्वीर बाहर की है जब लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद एक सनसनीखेज वारदात है ये, एक ज्वेलरी शॉप में किस तरह लूट को अंजाम दिया गया, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। बेगूसराय की ये घटना है और ज्वेलरी शॉप में लूट फायरिंग का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने है आपके। और पुलिस क्या कुछ कह रही है इस घटना के बाद, आपको सुनवाते हैं। 4 लोग घुसे हैं यहाँ पे, हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और लूटपाट करने की कोशिश की गई है। आत्मरक्षा में जो यहाँ के मालिक हैं, उनकी गार्ड ने उनको दबोचा है। 2 लोग पकड़े गए हैं, जो 2 क्रिमिनल्स थे, उनको गोली लगी है, जिनका अभी अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। 4 लोग के आने की प्रथम दृष्टि यहाँ पे जानकारी है। सब सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जो शॉप ओनर है, उनके द्वारा आत्मरक्षा में कार्य करने की बात बताई गई है। उनके पास लाइसेंस पिस्टल था और इसके साथ ही कुछ अमाउंट अराउंड 30-35 लाख के ऑर्नामेंट्स के जाने की बात बताई जा रही है, जिसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। 30 से 35 लाख की ज्वेलरी लूटी है इन बदमाशों ने। 4 बदमाश बताए जा रहे हैं। रूपेश कुमार और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, 4 बदमाश बताए जा रहे हैं पुलिस के जरिए, 2 क्रिमिनल इस वक्त गिरफ्त में हैं और 2 क्या फरार हैं, क्या उनके बारे में पता लग पाया? देखिए, पिछले 2 दिनों में बिहार में 2 जगह ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना हुई है, एक सीवान में और दूसरा बेगूसराय में। ये जो सीसीटीवी है, ये बेगूसराय का मामला है और बेगूसराय में दिन दहाड़े और जिस तरीके से आराम से अंदर घुस रहे हैं, लोगों किनारे कर रहे हैं, वो बेखौफ है। और 2 दिन से उस पीपी ज्वेलर्स है बेगूसराय शहर में ही उसकी रेकी की गई थी और उसके बाद से 4 लोग अंदर घुसते हैं, उनके पास हथियार भी होता है और सभी स्टाफ को अलग किया जाता है, लूट की जाती है और लूट करने के बाद ये सूचना बाहर फैल जाती है और मालिक तक ये सूचना भी पहुंचती है। लूट के बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, मालिक बाहर रहते हैं और उनके साथ कुछ लोग रहते हैं और उनको देखते ही वहां पर लोग टूट पड़ते हैं। गोली भी चलती है, एक स्टाफ को गोली सबसे पहले लगी है, वो हल्का घायल है आंशिक रूप से, लेकिन आत्मरक्षार्थ मालिक भी गोली चलाते हैं। जो पीपी ज्वेलर्स के मालिक हैं वो भी गोली चलाते हैं और पैर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगती है। लेकिन जिनके पास सारा माल रहता है, यानी कि जो लूटपाट का पूरा ज्वेलर्स जिनके पास रहता है, वो 2 किसी तरह से और चारदीवारी को फांद करके और वो भागने में सफल होते हैं। 2 जिनको गोली लगी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम ये है कि अगर आप देखें तो हर दूसरे या तीसरे दिन बिहार में ये लूट की घटना, चाहे वो पेट्रोल पंप पे लूट हो या फिर ज्वेलरी शॉप में लूट हो। रूपेश, एक के बाद एक लूटकांड सामने आ रहे हैं बिहार में और बेगूसराय की जो ताजा घटना है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, सीसीटीवी आ चुका है। इस मामले में जो बाकी अपराधी हैं, बाकी आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है पुलिस की ओर से।
अगली खबर भी बिहार से ही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ एक अस्पताल में अजीबोगरीब घटना हो गई। वो बेगूसराय में एक सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गए थे और इसी क्रम में जब वो आईसीयू वार्ड में जा रहे थे तब उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों ने पैर में पहनने वाले शू कवर को सिर पर पहनने के लिए दे दिया, जिसे उन्होंने पहन भी लिया। बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र महतो और बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला सहित कई लोग मौजूद वहां पर थे जिनको सेफ्टी किट नहीं पहनाई गई थी। फिलहाल ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि खुद उनकी तरफ से एक्स पर ये तस्वीर भी पोस्ट की गई थी, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आने के बाद सवालों के घेरे में आई तो सवाल ये उठाया गया कि आखिर किस तरीके से डॉक्टर ने जो कवर सिर पर पहना हुआ है वो हेड सर्जिकल कवर है, उनके सिर पर जो कवर है वो शू कवर है। और इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस तस्वीर को लेकर सवाल उठाए हैं, निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिख दिया कि मंत्री जी को शू कवर और हेड कवर में अंतर ही नहीं पता है। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबरें आ रही हैं। और खबर इस वक्त पुणे से है, जहां पुणे में अब एक कार से करीब 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान खेड़ शिवपुर टोल गेट पर बरामदगी को लेकर खबर है। पुलिस ने वाहन को जब्त करके जांच भी शुरू कर दी है। गाड़ी में सवार 4 लोगों को पूछताछ कर छोड़ दिया गया है। हालांकि पुणे में जहां कार बरामद हुई है उस कार से क्या कुछ बरामद हुआ है, बता रहे हैं संवाददाता प्रदीप काप से। खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा के नज़दीक खेड़ शिवापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। एक कार से लगभग 5 करोड़ की रकम जो है वो पकड़ी गई है। जिस कार से ये रकम पकड़ी गई है उस कार के पास में खड़ा हो इसी कार से ये रकम जो है वो पुणे से सातारा जाते हुए पकड़ी गई है। हालांकि पुलिस को एक खबर मिली थी, उस खबर के अनुसार पुलिस ने खेड़ शिवापुर टोल नाके पर नाकाबंदी जो है तो की थी। इसी दरमियान एक कार संशयित स्वरूप से पुलिस को मिली थी। इसकी जांच करते हुए कुछ रकम इसमें पुलिस को मिली थी और पूरी जांच के बाद लगभग 5 करोड़ की रकम जो है वो इस पूरे कार से बरामद की है। हालांकि इसके बाद जो संजय राउत है, क्योंकि ये जो कार है वो पहले जो सांगोला जिला है उस सांगोले की है ऐसी बताई जा रही थी। उसके बाद जो सांगोले के सत्ताधारी एमएलए उस पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने ट्वीट किया था और एक ट्वीट करके एक प्रकार निशाना जो है वो शाहजी बापू पाटिल जो सांगोला के आमदार है उन पे लगाया था। उसके बाद हालांकि पुलिस ने अधिकृत कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन पुलिस जब इसके बारे में अधिकृत कुछ बताएगी तभी हालांकि सामने आएगा कि ये कार किसकी थी और इस कार में रकम जो मिली है वो किसकी है। तो कार से कैश बरामद होने पर हड़कंप मचा हुआ है और कार से कैश मिलने पर संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया है। मिंधे टोली के विधायक की कार में मिले 15 करोड़। मिंधे ने चुनाव के लिए हर उम्मीदवार को 75 करोड़ भेजे हैं, ये संजय राउत ने कहा है। और 15 करोड़ की ये पहली किस्त है। आरोप लगाया क्या बापू कितने खोखे, ये तंज कसा है संजय राउत ने। ये एक्स पर इनका पोस्ट आप देख रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र पर चर्चा को लेकर खबर है, जहां महाराष्ट्र की 63 सीटों पर सीईसी में चर्चा। आज मुंबई में फिर महाविकास अघाड़ी की बैठक और शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बालासाहब थोराट भी मिलेंगे। 25 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक होगी। जी हाँ, दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में 96 सीटों के कैंडिडेट फाइनल लगभग कर दिए गए हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में सिर्फ 63 सीटों पर चर्चा हुई है और 25 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की दोबारा बैठक होनी है। उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी से विवाद सुलझाने के बाद ये बैठक और 25 अक्टूबर को महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आना संभव है। तो ये देखा जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अंतिम सहमति क्या बनती है।
क्योंकि विवाद लगातार है। सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने के लिए मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होने जा रही है। आपको बताते हैं बड़े पॉइंट्स क्या है इसके। आज फिर मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाई गई है। कुछ सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है, जहां पर अग्रीमेंट नहीं है, एमवीए में सहमति नहीं बन पा रही, उस पर चर्चा होगी। तीसरी बड़ी बात, विवादित सीटों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। चौथी बड़ी बात, उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट से बातचीत की जाएगी और जो बाला साहेब थोराट हैं वो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दोनों नेताओं के बीच में सीट शेयरिंग को फाइनल करने की एक तरह से कोशिश होगी गठबंधन में। कल संजय राउत और अनिल देसाई ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मामले में सातवीं बड़ी बात यह है कि रविवार को आदित्य ठाकरे अनिल परब पवार से मिले थे, तो शरद पवार से मिलने का सिलसिला भी जारी है नेताओं का। रविवार रात शरद गुट के नेता जयंत पाटिल मातोश्री गए थे। विधानसभा चुनाव के लिए आज ही अधिसूचना जारी होगी। और 10वीं बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र में नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 29 अक्टूबर है। तो चुनाव को लेकर हलचल तेज है और गठबंधन में क्या सहमति बनती है इसको लेकर मंथन होगा। अब फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र में ही महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारे तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाविकास अघाड़ी मजबूत रहे और अब की बार उसकी सरकार बने, इसलिए हम लोगों ने 5 सीटें अनाउंस किया है और हम बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत बिजी हैं, उनको रोज दिल्ली भागना पड़ता है। अब दिल्ली गए हैं, फिर पता नहीं दिल्ली क्या पूछता है। अरे फ़ोन से बात कर लो ना भाई, ख़त्म करो ना जल्दी से, नहीं तो ऐसी करोगे तो फिर यही हालत होगी, वही हालत होगी हरियाणा की। और चलिए अब जानते हैं कि आखिर किन किन सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद बना हुआ है, कहां पेच फंसा हुआ है। आई बिग वॉल के जरिए आपको डिटेल्स बताते हैं कि क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आ रही है। 62 सीटों पर जो उद्धव ठाकरे गुट है और कांग्रेस में है, दोनों में तकरार है 62 सीटों को लेकर। उद्धव गुट विदर्भ की 12 से 14 सीटें इस वक्त मांग रहा है, जिस पर पेच भी है। अब कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे का दावा खारिज कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अब गठबंधन में 12 सीटें मांग रही है और इससे ये फिलहाल साफ हो रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 5 से 6 सीट देने को लेकर क्या सहमति जता पाती है। महाराष्ट्र के चलते यूपी में भी जिस तरीके से कांग्रेस और एसपी में सीट शेयरिंग अटकी हुई थी, क्या अब यहां पर बैठकों के दौर के बीच देखना होगा कि क्या सोल्यूशन निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस बीच खबर यही है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के दावे को खारिज कर दिया है। और हालांकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी फिलहाल कांग्रेस के साथ इस वक्त बातचीत कर रही है, क्या खबरें अभी तक हुई बैठकों के बाद निकलकर सामने आ रही है, चर्चा के लिए हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, बैठकों के बीच फंसे पेच को देखते हुए किस लिहाज से अभी तक चर्चा हुई है? राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि महाविकास अघाड़ी की होने वाली बैठक में क्या सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होता है, क्योंकि अभी तक जितने दौर की बातचीत हुई है उसके बाद यह साफ हो गया है कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसको देखते हुए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए अब देखना यह होगा कि अब होने वाली बैठकों में क्या फाइनल फैसला लिया जाता है। क्या शरद पवार सुलझाएंगे महाविकास अघाड़ी का झगड़ा? और इस बीच कांग्रेस सीईसी की बैठक को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र की 63 सीटों पर सीईसी में होगी चर्चा। और अब बात झारखंड चुनाव की भी कर लेते हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, रामगढ़ से ममता देवी उम्मीदवार बनाई गई हैं। जामताड़ा से इरफान अंसारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जमशेदपुर से अजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो लिस्ट सामने आ चुकी है कांग्रेस की, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कांग्रेस के 21 उम्मीदवारों की सीईसी की बैठक में मोहर को लेकर फिलहाल क्या खबर सामने आई है, जानिए कैसे 13 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। साथ ही पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को भी टिकट दी गई है। 7 आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक के बाद ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बता दें, इसी बैठक में राहुल और सोनिया गांधी की मौजूदगी में ये फैसले लिए गए हैं। और आपको बताते हैं कि जामताड़ा, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी किन किन सीटों को लेकर जो कड़ी टक्कर बताई जा रही है झारखंड की, वो अब आपको हम बताते हैं। ये देखिए, ये जो सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जामताड़ा, जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर इरफान अंसारी है तो बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन है। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये फाइट नजर आ रही है। हालांकि जरमुंडी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र कुंवर चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस के बदल पत्रलेख। और इसके अलावा पोरैयाहाट की बात करें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यहां पर कौन कौन उम्मीदवार हैं? प्रदीप यादव हैं और देवेंद्र नाथ सिंह हैं उम्मीदवार। हालांकि बीजेपी के महगाम से अशोक कुमार भगत और कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह। जी हाँ, इसके अलावा बड़का गांव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में अंबा प्रसाद साहू वर्सेस रोशन लाल चौधरी हैं। और हजारीबाग में बीजेपी के प्रदीप प्रसाद, जबकि कांग्रेस के मुन्ना सिंह। तो झारखंड चुनाव को देखते हुए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर दोनों के बीच मुकाबला है, वही जानकारी। अब बेरमो में देखिए, बेरमो में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में कुमार जयमंगल वर्सेस रविंद्र पांडे उम्मीदवार बनाए गए हैं। जबकि झारिया में कांग्रेस के पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी से रागिनी सिंह। इसके अलावा एक और सीट है बाघमारा, और बाघमारा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में जलेश्वर महतो वर्सेस शत्रुघ्न महतो। तो झारखंड की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है, कुछ सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि खिजरी में बीजेपी के रामकुमार पाहन का मुकाबला होगा कांग्रेस के राजेश कच्छप से। इसके अलावा हटिया से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में अजय नाथ सहदेव और नवीन जायसवाल के बीच में लड़ाई है। वहीं बीजेपी के सन्नी टोपो का मुकाबला मांडर में होगा कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की से। इसके अलावा ये सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, प्रमुख चेहरे कौन कौन से हैं जो झारखंड चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी, इसके अलावा रामगढ़ से ममता देवी पर नजर रहेगी, जमशेदपुर पश्चिम से नजर रहेगी बन्ना गुप्ता पर। हालांकि तीन और महत्वपूर्ण जगह जहां जमशेदपुर पूर्व और हजारीबाग और हटिया में देखिए कौन कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्व से, मुन्ना सिंह हजारीबाग से और अजय नाथ आप देखिए किस तरीके से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। और तीन सीटें आपको बताते हैं, लोहरदगा, मांडर और महगामा से रामेश्वर उरांव, शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे सिंह पर नजर रहेगी इन चुनावों में। हालांकि इस बीच जिस तरीके से झारखंड में अभी तक चर्चा हो रही है, बैठकों का दौर यहां भी जारी है और झारखंड में ही बीजेपी नेता लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गए हैं। एक और बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सदस्यता हासिल की और बीजेपी नेता गणेश महली, कुणाल सारंगी भी जेएमएम में शामिल हुए हैं। तो झारखंड में जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। एनडीए और इंडिया का सीट फॉर्मूला लगभग तय भी हो गया है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, झारखंड में किसकी क्या रणनीति है। एनडीए का जो फॉर्मूला है और इंडिया का फॉर्मूला है, आप दोनों देख रहे हैं तुलना में। बीजेपी ने जो 68 और जेएमएम की 43, इसके अलावा आजसू की 10 और जो कांग्रेस है वो 29। अब आपको इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में जो हमने बताया कि जो घटक हैं जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल। इसके अलावा एनडीए का जो फॉर्मूला है उसके तहत बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी जो है वो 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो ये अलग अलग फॉर्मूला है और रणनीति बनाई गई है चुनावों के मद्देनजर, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। हालांकि अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हुए ग्रैब के दूसरे चरण को लेकर खबर है। सुबह 8 बजे से ग्रैब का दूसरा चरण लागू हुआ है और AQI 300 पार होने पर ग्रैब के दूसरे चरण की शुरुआत। हालांकि डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लग चुकी है और ग्रैब 2 के दौरान पार्किंग फीस में बढ़ोतरी को लेकर भी इस बीच खबर आ रही है। तो फिलहाल लगातार प्रदूषण की वजह से हो रही बैठकों के बाद बड़े फैसले लिए गए थे कि आखिर किस तरीके से दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की चपेट में है। इसीलिए बड़ी खबरें सामने आई जहां डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लगी और ग्रैब 2 के दौरान अब पार्किंग फीस में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया है। तो हर साल प्रदूषण के खिलाफ इस वक्त दिल्ली जंग लड़ती है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। बताते हैं आपको दिल्ली एनसीआर में ग्रैब के दूसरा होने से किन चीजों पर रोक है और किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल हाई है। क्या न करें और क्या करें,
क्या न करें पहले जानिए। डीजल जनरेटर जो कि इस्तेमाल न होगा और क्या करना चाहिए इसको, इस बीच जो कदम उठाए जा रहे हैं, नेचुरल गैस या बायोगैस से जनरेटर को चलाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिश लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो लकड़ी और कोयला ना जलाएं। वहीं विकल्प के तौर पर भी ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया कराए जा सके। इसके अलावा और आपको बता दें जो गाइडलाइंस हैं, निजी वाहन का इस्तेमाल कम होना चाहिए और पार्किंग फीस बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेकर भी आगे रणनीति बनाई जा रही है। ट्रैफिक पर ज्यादा देर ना रुके, हालांकि यही वजह है कि ट्रैफिक के दौरान भी कुछ चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की जाती है और यही वजह है कि वॉलंटियर्स की तैनाती को लेकर भी फैसले हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स देखिए। धूल को कम करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से और क्या करना चाहिए कि सड़कों पर पानी का छिड़काव हो ताकि ये जो पोल्यूशन है वो सेटल डाउन हो सके। हालांकि सर्दियों के दस्तक देते ही जिस तरीके से देश की राजधानी की हवा जहरीली हो रही है और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AQI का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से ग्रैप 2 लागू करने का निर्देश भी दे दिया गया है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रदूषण पर IIT कानपुर की स्टडी भी सामने आई है। वो स्टडी क्या है आपको दिखाते हैं। सड़क की धूल जो है वो 35% इसमें योगदान देती है। गाड़ियों का जो धुआं है वो 25 से 36% तक योगदान देता है। फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से वो 22% तक जिम्मेदार है पोल्यूशन के लिए। किचन का जो धुआं होता है वो 22% तक जिम्मेदार है और पटाखों की जो हिस्सेदारी होती है वो भी हवा में 0.1% तक होती है। तो जो IIT कानपुर की स्टडी है किन किन वजहों से प्रदूषण बढ़ रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क की धूल में कितना परसेंटेज है। 35% तक सड़क की धूल में योगदान जाता है। गाड़ियों का जो धुआं है 25 से 36% इसमें जिम्मेदार है। गाड़ियों के धुएं की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसकी लेटेस्ट तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से AQI के बारे में ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली में AQI लेवल बढ़ने के साथ साथ हवा भी जहरीली हो चुकी है और स्तर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से ये और ज्यादा खतरा बढ़ा रहा है। आपको हम बताते हैं किस वाहनों से कितना प्रदूषण फैलता है, क्योंकि व्हीकल्स के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन अब सामने आई है, जिसमें जानिए कि बस की वजह से 7% पोल्यूशन फैलता है और साथ ही अगर बात ट्रक की हो तो 18%। जिसके अलावा आपको बता दें 2 व्हीलर गाड़ियों की वजह से 31% तक प्रदूषण सामने आता है। 3 व्हीलर गाड़ियों की वजह से, जिसमें ऑटो भी शामिल होते हैं, 28% तक प्रदूषण इसमें शामिल होता है। हालांकि अब ये भी जान लीजिए जिस ग्रैप फॉर्मूले के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं वो आखिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ ग्रैप 1 और ग्रैप 2 अलग अलग कैटेगरी इसलिए की जाती है क्योंकि जब AQI 201 से 300 होता है, जबकि ग्रैप 2 में AQI को मॉनिटर किया जाता है 301 से 400 के लेवल पर। हालांकि उसके बाद ग्रैप 3 पर भी नजर, क्योंकि 401 से अगर ये 450 तक पहुंच जाता है, ग्रैप 4 में 450 से ज्यादा की कैटेगरी को किया गया है। तो 4 लेवल में ग्रैप को जिस तरीके से फिलहाल बांटा गया है, AQI के लेवल्स को मॉनिटर करने के लिहाज से लिए गए फैसले में आज की खबर यह है कि अब ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। वहीं बड़ी खबर यह है कि पंजाब में पराली जलाने पर अब कार्रवाई और पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज हुआ है। किसानों पर लगाया गया जुर्माना भी, जिन किसानों ने पराली जलाई है। पराली से तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस का सख्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो किसानों पर जुर्माना लगाया गया है पराली जलाने को लेकर। हालांकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने पिछले 1 महीने में कई कदम भी उठाए हैं। जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक पंजाब पुलिस ने 1 महीने में 874 FIR दर्ज की है। पराली जलाने वालों पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। 394 किसानों की रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज कर दी गई है और रेड एंट्री से जमीन बेचना और ऋण लेना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उपग्रहों से खेतों में आग लगने की घटनाओं का भी पता लगाया गया है। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रूस के लिए रवाना हुए हैं। रूस में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात भी। ब्रिक्स देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी का रूस में जोरों शोरों से इंतजार हो रहा है। तो रूस में एक बार फिर से रूस स्वागत के लिए तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के लिए।
और रूस रवाना होने से पहले पीएम का पोस्ट, जहां जानिए उन्होंने किस तरीके से रूसी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर कजान वो जा रहे हैं। ये जानकारी साझा की। 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने जा रहे हैं। ब्रिक्स के साथ भारत का करीबी सहयोग, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। साथ ही कहा कि वैश्विक मुद्दों और आर्थिक सहयोग के लिए ब्रिक्स बड़ा मंच है। और प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो गए हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजर है और अगर किसी पर नजर है तो वो है 3 देश, भारत, चीन और रूस। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस पहुंच रहे हैं। ऐसी उम्मीदें हैं कि पुतिन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से भी हो सकती है। और आपको बता दें कि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर नजर डालते हैं कि उनका शेड्यूल क्या रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो रूस दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर 12:55 पर कजान एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर उसके बाद दोपहर 1:35 पर आज होटल में आगमन है। भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करेंगे, इसके लिए तैयार रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक है। शाम 6:30 बजे द्विपक्षीय बैठक है जो बायलैटरल टॉक्स है, जिसका स्लॉट 1 है शाम 6:30 बजे। और इसके अलावा शाम 7:45 पर द्विपक्षीय बैठक का स्लॉट नंबर 2 है। रात 9:30 बजे कजान सिटी हॉल में आगमन होगा। ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह रखा गया है और डिनर का कार्यक्रम है। हालांकि रूस में आयोजित होने वाले इस ब्रिक्स सम्मेलन का कार्यक्रम खास कैसे है? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा। और इस बार समिट में 16 हाई लेवल गेस्ट भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि यही इंफॉर्मेशन आपके सामने फिलहाल ब्रिक्स के 9 सदस्यों के बारे में, जहां जानिए रूस होस्ट है और हाई लेवल गेस्ट की भी बाकायदा ये सूची आपके सामने, जिसमें चीन से शी जिनपिंग और साथ ही भारत से नरेंद्र मोदी और ब्राजील से लुला दा सिल्वा और साथ ही साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा और मसूद पेजिशियान ईरान, साथ ही मोहम्मद बिन जायद यूएई और अब्देल फतेह अल सिसी मिस्र, अबी अहमद अली इथियोपिया से, रेशेप तैयब अर्दवान तुर्की, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस, निकोल पेशिनियान आर्मेनिया, कासिम टोकायेव कजाकिस्तान, साथ ही उखनागिन हुरगेलसुक मंगोलिया, लुइस आर्से केटाकोरा बोलिविया, डेनिस सासो कोंगो और साथ ही थोंगलोन सियाओलित लाओस। तो ये है वो खास सूची जिसमें ये साफ हो रहा है कि आखिर ब्रिक्स किस तरीके से खास है और इस शिखर सम्मेलन में कौन कौन से दिग्गज मौजूद हैं। और आइए आगे बढ़ेंगे, बात अमेरिका की भी कर लेते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी रह गए। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच अमेरिकी चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आ चुकी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों उम्मीदवार अपनी जीत को पक्की करने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं और हर वह हथकंडा आजमा रहे हैं जिससे वो अपने वोटरों को लुभा सके और प्रतिद्वंदी को पछाड़ सके। चुनाव प्रचार के मामले में ट्रंप और कमला हैरिस कभी एक दूसरे से 2 कदम आगे निकल जाते हैं तो कभी 2 कदम पीछे रह जाते हैं। चुनाव में जीत किसकी होगी इसका फैसला होने में तो अभी वक्त है, लेकिन दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हर चाल चल रहे हैं। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार चुनाव प्रचार पर निकले हुए थे। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के खिलाफ जो दांव चला वो ट्रंप के लिए भी अब तक का अनोखा चुनाव प्रचार था। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस दौरान ट्रंप शर्ट और टाई के ऊपर एप्रन पहने हुए दिखे। उन्होंने फ्राइज बनाने के साथ साथ मैकडॉनल्ड के कर्मचारियों से बातचीत भी की। ट्रंप ने इस दौरान ऐसी बात कह दी जो सबको हैरान करने वाली थी।
दरअसल ट्रंप ने मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करने का ऐलान किया। सवाल है कि मैकडॉनल्ड में क्यों पहुंचे ट्रंप? क्या रेस्टोरेंट पहुंचना और वहां जाकर नौकरी मांगना भी ट्रंप का एक चुनावी हथकंडा है? आपको पूरा किस्सा भी बताते हैं। ट्रंप का काफिला जब चुनाव प्रचार के लिए निकला तो रास्ते में उनके समर्थक झंडे लहराकर ट्रंप का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। पेंसिल्वेनिया में मैकडी के स्टोर में पहुंचते ही ट्रंप ने चुनाव प्रचार का जो तरीका आजमाया वो वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक आश्चर्य था। ट्रंप ने रेस्टोरेंट के मैनेजर से नौकरी की बात की और अपना वेतन बताने को भी कहा। रेस्टोरेंट मैनेजर से जब ट्रंप की बातचीत हो गई तो उसके बाद उन्हें फ्रेंच फ्राइज तलना सिखाया गया। लेकिन ट्रंप जो करने आए थे और जो प्लान उनके दिमाग में चल रहा था, आखिर उसे उन्होंने जाहिर कर दिया। काम सीखते सीखते ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को झूठी करार दे दी। अब तो आपके भी समझ में आ गया होगा कि ट्रंप किस लिए रेस्टोरेंट में आए थे और उनका मकसद क्या था। असल में यहां भी ट्रंप को कमला हैरिस पर निशाना साधना था, जो वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान करते आ रहे हैं। आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, आरोप लगाते हैं और उनकी नीतियों और बयान पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवार हर तड़का लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप का मैकडॉनल्ड वाला दांव काम आएगा? ट्रंप के इस दांव से कमला हैरिस के चुनाव अभियान पर आखिर कितना फर्क पड़ा है? कमला हैरिस ने ट्रंप को उच्च वर्ग का अमेरिकी कहा था। कमला ने अपने छात्र जीवन में मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज बेचने का जिक्र किया था। कमला हैरिस ने कहा था कि ट्रंप मध्यम वर्ग के जीवन को नहीं समझते। असल में ट्रंप ने रेस्टोरेंट में जाकर कमला के उसी बयान का जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच नोकझोंक पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार चुनाव में उम्मीदवारों के बीच ये नोकझोंक काफी बढ़ गई है। ट्रंप डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं चूकते। अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वो लगातार लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुनने की अपील कर रही हैं। कमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए सही उम्मीदवार नहीं है। कमला हैरिस किसी प्रमुख अमेरिकी दल के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। अभी तक कोई अश्वेत महिला डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव नहीं लड़ी। कमला हैरिस दक्षिण एशियाई मूल की भी ऐसी पहली महिला है जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही। कमला हैरिस अगर चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हरा देती हैं, तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। अमेरिका के इतिहास में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, लेकिन ट्रंप उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं।